नमस्ते। आज हम एक महान पुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से 1597 ईस्वी 97 ईस्वी तक चलता है। ये इनका कार्यकाल रहता है। महाराणा प्रताप से पहले कौन कौन शासक आए मेवाड़ के इतिहास में, उनके बारे में अपन बात करें तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर जस्ट बाद कौन बैठते हैं? रतन सिंह जी। कौन बैठते हैं? रतन सिंह जी बैठते हैं, जिनका कार्यकाल 1528 में से 1531 तक रहता है। आपको पता है 1528 में राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1528 में। उसके बाद में कौन बैठता है गद्दी पर? रतन सिंह जी बैठते हैं। रतन सिंह जी के बाद में गद्दी पर बैठते हैं विक्रमादित्य। कौन बैठते हैं? विक्रमादित्य बैठते हैं। विक्रमादित्य बैठते हैं। कौन बैठते हैं? विक्रमादित्य बैठते हैं। और विक्रमादित्य का शासनकाल अगर देखें तो 1531 से लेकर 1535 तक इनका कार्यकाल रहता है। विक्रमादित्य के बाद में बैठते हैं बनवीर। कौन बैठते हैं? बनवीर बनता है राजा। और बनवीर जो है 1536 से लेकर के 1537 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद में इन तीनों के राजतत्व काल में राणा कुंभा एवं राणा सांगा द्वारा स्थापित जो परंपराएं थी वो सारी की सारी जो परंपराएं हैं वो समाप्त हो गई थी। 1537 ईस्वी में मेवाड़ के कुछ जो निष्ठावान सरदारों ने मिलकर राणा सांगा की पुत्र उदय सिंह को मेवाड़ का राणा घोषित किया। राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1568 में अकबर ने राणा उदय सिंह आए थे। कौन आए थे? राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह आए थे इनके बाद। और राणा उदय सिंह के समय में अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1568 में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और यहाँ के शासक कौन थे? उदय सिंह जी थे। अब उदय सिंह जी इनके कारण ये कहाँ चले जाते? पहाड़ों की ओर चले जाते हैं और पहाड़ों में शरण लेते हैं और उनके विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन 1572 के अंदर उदय सिंह जी के दो पुत्र थे। इनमें एक तो था आपका प्रताप, महाराणा प्रताप, और दूसरे का नाम था जगमाल। इन दोनों में एक का नाम क्या था? जगमाल। दूसरा का नाम था प्रताप। प्रताप बड़े थे और जगमाल छोटे थे। तो लेकिन इनकी दो रानियां थी, जयंताबाई और एक थी धीरबाई। धीरबाई का प्रभाव जो है वो जगमाल पे ज़्यादा था, यानी उनके उदय सिंह जगमाल के पिता उदय सिंह जी पे ज़्यादा था। इसलिए जीते जी उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी अग्नि संस्कार होता है इनका। और अग्नि संस्कार कहाँ होता है? गोगुंदा में होता है। और इसी गोगुंदा में 1572 के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो मेवाड़ का राजा कौन बन गया? महाराणा प्रताप। अब बात करें महाराणा प्रताप की,
तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 में हुआ था। 9 मई 1540 में हुआ था। हुआ कहाँ था? पाली में। कहाँ पर हुआ था? पाली में। पाली में इनका ननियाल है, इसका नाम है अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा। तो इनकी माता का नाम क्या था? जयंताबाई। क्या नाम था? जयंताबाई इनकी माता थी। पिता उदय सिंह जी हो गए। तो जयंताबाई का मायका जो है वो पाली के अखीराज सोनगरा चौहान के यहाँ था। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ था। अब राणा उदय सिंह ने अपनी एक धीरबाई थी, धीरबाई का प्रभाव किस पे था? जगमाल पर था। तो जगमाल को क्या कर दिया था? मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के सरदार प्रताप को मेवाड़ का क्या बनाना चाहते थे? शासक बनाना चाहते थे। तो 32 साल की एज में 32 साल की एज में महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। यानी मेवाड़ के राजा बन जाते हैं महाराणा प्रताप। और इस कारण जगमाल क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और जगमाल नाराज होकर कहाँ चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। और जब ये अकबर की शरण में चला जाएगा तो जगमाल अकबर की शरण में जाएगा तो सारी राज बता देगा और जगमाल जो हैं वो महाराणा प्रताप से रूठ जाता है। इस प्रकार अब प्रताप ने बाल्यावस्था अपने पिता के साथ मेवाड़ में, आपको पता ही है, पर्वतीय और वन्य प्रदेशों में निवास करने वाले वनवासी बस्तियों में बिताई थी। वह इन वनवासियों में कीका के नाम से जाने जाते थे। ये आपको याद रखना। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? कीका। तो वनवासी इनको क्या कहते थे? कीका के नाम से इनको पुकारते थे। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हो गया। 28 फरवरी 1572 में इनका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो जाता है। कहाँ पर होता है? गोगुंदा में। ये बात आपको याद रखनी। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। और 28 फरवरी को ही इनके पिता की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। 28 फरवरी 1572 को ही इनके पिता की मृत्यु हुई। और जैसे ही अंतिम संस्कार होता है उसके बाद उनको महाराणा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने एक प्रण लिया था। वो प्रण यह था कि मैं जब तक उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं कर लेगा तब तक न तो वो थाली में रोटी खाएंगे और न ही बिस्तर पर लौटेगा। यानी थाली में रोटी भी नहीं खाएगा। क्या नहीं खाएंगे भाई? थाली में रोटी नहीं खाएंगे। और क्या नहीं करेंगे? और बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ये इन्होंने बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ये इन्होंने क्या लिया? प्रण लिया कि जब तक मुगलों से मैं इस मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कर लूँगा तब तक मैं थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। ये इन्होंने प्रण लिया। इसके बाद में कुंभलगढ़ में इनका सिंहासन ग्रहण हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में इनका सिंहासन रोहण हुआ था। सिंहासन ग्रहण किया था इन्होंने, याद रखना। सिंहासन ग्रहण किया था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इनकी शरण स्थली मानी जाती है। फिर इन्होंने क्या किया? राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया कि मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा और थाली में रोटी नहीं खाऊंगा।
जब वो राजगद्दी पर बैठता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्या होती हैं। और समस्या क्या होती है, देखिए, एक तो समस्या ये होती है कि अकबर जो हैं वो मेवाड़ को लेने के लिए तत्पर था, और अकबर पहले से ही नज़र गड़ाए हुए थे जब उनके पिताजी का शासन चल रहा था। उस समय से 1568 में युद्ध भी हो चुका था इसके साथ में। अब इस पर ये इनकी अभिलाषा थी अकबर की कि मुझे मेवाड़ क्या लेना, मेवाड़ लेना है, ये इसका पूरा पक्का था। तो सबसे पहला काम तो महाराणा प्रताप का ये था कि अकबर को जो है ना, अकबर से मेवाड़ की रक्षा करना इनका प्रमुख दायित्व बनता था। इसके अलावा इनका जो कार्य था, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो वो चुनौती दूसरी ये थी कि चित्तौड़, नंबर 1 तो क्या था, चित्तौड़, नंबर 1 चित्तौड़, नंबर 2 मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़, बदनौर, और इसके साथ में इलाके पड़ते थे। बदनौर के बाद में बागौर के अलावा एक पड़ता था जहाजपुर, और एक स्थान का नाम था रायला, याद रखना, रायला। ये जो स्थान थे, इन परगनों पर मुगलों का क्या हो चुका था, अधिकार। यहाँ पर मुगल राज कर रहे थे, तो इन मुगलों को यहाँ से खदेड़ना, ये भी महाराणा प्रताप का क्या था, कार्य था। ये भी महाराणा प्रताप के लिए चुनौती था कि इन सबको यहाँ से खदेड़ना। तीसरी इनके सामने चुनौती थी कि मेवाड़ की इस समय जब ये गद्दी पर बैठे, इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ही खराब थी। आर्थिक स्थिति खराब थी। अब इन आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये भी इनके लिए बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जो सैन्य शक्ति थी उदय सिंह जी की, वो सैन्य शक्ति भी कमज़ोर हो गई थी, काफ़ी कुछ युद्धों में मारे गए थे। इसलिए अब सेना का पुनर्गठन करना इनके लिए कार्य करना था। पुनर्गठन किसका, सेना का पुनर्गठन करना पड़ेगा, क्योंकि 1568 के युद्ध में काफ़ी कुछ सेनाएं जो हैं वो कमज़ोर पड़ गई थी, और काफ़ी जो सरदार हैं वो युद्धों में मारे गए थे। तो ये सारी की सारी महाराणा प्रताप के सामने जब वो गद्दी पर बैठे थे तो ये चुनौतियाँ थी। इन सभी चुनौतियों का उनको क्या करना था, सामना करना था। अब क्या होता है, अब बात ये होती है कि महाराणा प्रताप के सामने अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके सामने इन समस्याओं का निवारण करने के लिए 2 मार्ग थे। कितने मार्ग थे, 2। अब 2 मार्ग क्या है, एक तो इनको क्या करना, एक तो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, यानी अगर स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए युद्ध में जुट जाना चाहिए, युद्ध की तैयारी में जुट जाना चाहिए। दूसरा निवारण यह था कि वो क्या करें, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। ये 2 मार्ग थे। अब आप बताइए अकबर कौन सा मार्ग अपनाएगा। तो अकबर ने पहला मार्ग अपनाया। कौन सा, पहला मार्ग क्या था कि वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए युद्ध की तैयारी में जुट जाएगा। और वो युद्ध की तैयारी में जुट गया, किससे लोहा लेने के लिए, अकबर से। अब अकबर से युद्ध करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। हमेशा उसने चुनौती का मार्ग अपनाया। अब महाराणा प्रताप क्या करेगा, अब देखिए, राणा प्रताप ने सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठा के अनुकूल एवं प्रगाढ़ स्वतंत्रता प्रेम ने चाहे कठिन ही क्यों न हो प्रथम मार्ग का वो चुनाव करता है। तत्पश्चात प्रताप ने आत्मविश्वास के साथ
मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों वनवासी भीलों की सहायता से शक्तिशाली सेना का संगठन किया और उसने अपनी राजधानी गोगुंदा से कोमलगढ़ कर दी। इनकी पहली राजधानी क्या थी? गोगुंदा थी, और गोगुंदा से इनको ने राजधानी क्या कर दी? कोमलगढ़। तो कोमलगढ़ अपनी राजधानी बना लेते हैं। कोमलगढ़ को क्या बना लेते हैं? अपनी राजधानी बना लेते हैं। अब आगे कोमलगढ़ में आने के बाद महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ क्षेत्र में स्थित सभी गांवों में, बस्तियों में व्यापक जन जागरण का कार्य किया। यानी जन जागरण का क्या किया? कार्य किया। क्योंकि एक खौफ पैदा हो गया था अकबर का, तो उस खौफ से लोगों को बाहर लाना था, ये इसके लिए पहला कार्य था। उनमें निराशा, हताशा पैदा हो गई थी, उनसे बाहर लाना था उनको। 1568 में अकबर ने जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो उससे उन्होंने तबाही मचा रखी थी, जिसमें लोगों ने, निर्दोष जनता को बेरहमी से पीटा गया था, कत्ल आम कर दिया गया था, गांवों को जलाकर राख कर दिया था, तो स्त्रियों बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। इस दृश्य को देखने वाली मानसिकता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, वे जिंदा लाश बन चुके थे। अब इन शेष रहे नागरिकों को ही उठ खड़ा करने के लिए राणा का ये जन जागरण अभियान था। मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राणा जन सामान्य को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बता रहे थे तथा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कठोर जीवन जी रहे थे। राणा के व्यक्तिगत आदर्श जीवन से मेवाड़ की जनता अभिभूत होती जा रही थी और उसके साथ जुड़ती जा रही थी। राणा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए जन जागरण अभियान से मेवाड़ की जनता में जीने की ललक उत्पन्न हुई तथा एक नवीन उत्साह एवं साहस का संचार हुआ। वे सब महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े हुए और संगठित होने लगे। तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जन जागरण को फैलाया। अब महाराणा प्रताप के सामने उदय सिंह, महाराणा प्रताप के सामने अकबर जो है ना, वो किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। जब वो अधीन करना चाहता था तो इसने क्या किया? खूब प्रयास किए। उस प्रयासों में इसने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। शिष्टमंडल, और ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब 4 शिष्टमंडल कौन से? देखिए, पहला जो है ना, उन्होंने सबसे पहले किसको भेजा था, बाद में किसको भेजा था, तो याद रखना, एक जेम खाले बेटा, ये याद रखना, जे खाले बेटा, जेम खाले बेटा, ये आपको याद रखना। जैसे जे का मतलब क्या होगा? जलाल खां, जलाल खां। और दूसरा क्या हो जाएगा? मान सिंह, दूसरा क्या हो जाएगा? मान सिंह। और बी का मतलब क्या होगा? भगवंत दास, बी का मतलब क्या हो जाएगा? भगवंत दास, भगवंत दास। और तीसरा क्या हो जाएगा? चौथा टोडरमल, टोडरमल। तो ये जो है ना 4 शिष्टमंडल, वो अकबर जो है महाराणा प्रताप के सामने भेजता है, महाराणा प्रताप के समक्ष भेजते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप इन सबको ठुकरा देता है, इन किसी की भी बात नहीं मानता है। महाराणा प्रताप किसी भी हद तक इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। वो अपने वचन पर अड़िग रहता है। वो कहता है कि जब तक मैं चित्तौड़ से मुगलों को नहीं भगाऊंगा तब तक मैं थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। ये इनका प्रण लिया था ये, और उस प्रण का उसने आजीवन पालन किया है। इसलिए इसने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब देखिए, बार बार से आता है, मैंने अभी बताया, जैम खाले बेटा, याद रखना आपको, ये एक JMBT यानी जैम खाले बेटा, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों दूत आते हैं, समय समय पर आते हैं, लेकिन इन किसी की भी अधीनता वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या होता है? प्रताप की कुछ व्यू रचनाएं होती हैं। प्रताप की व्यू रचनाएं क्या होती हैं वो देखिए।
राणा प्रताप का एकमात्र जीवन का उद्देश्य था मुगल सत्ता को उखाड़ के फेंकना। क्या करना था? मुगल सत्ता को उखाड़ के फेंकना। ये इनका एकमात्र प्रण था कि जो मुगल सत्ता है, इस मुगल सत्ता को उखाड़ के फेंकना है चित्तौड़ से, यानी मेवाड़ से इसको उखाड़ के फेंकना है। तो उसने उसके प्रत्येक कार्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित किए थे। उसने मैदानी भागों को इस तरह साफ करवा दिया जिससे शत्रु पक्ष को किसी प्रकार की रसद सामग्री नहीं मिल सके। भीलों के सरदारों थे एक, ये आपको याद रखना, भीलों का एक सरदार था, भील सरदार था, जिसका नाम क्या था? बहुत ही फेमस है ये, और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। जिनका नाम क्या था आपको याद रखना है? पुंजा। क्या नाम था? पुंजा। ये भीलों के सरदार थे, को मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का भार दिया था। प्रताप ने कहा था कि आप है ना, मेवाड़ की सुरक्षा का संपूर्ण भार आपको दिया जाता है और सुरक्षा करना आपका दायित्व है, क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेश के बहुत अच्छे जानकारी थे और वीर पुरुष थे। मेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग गोगुंदा कोमलगढ़ की किलेबंदी की गई और अपने राज्य की जनता, सरदार सभी को अपने दायित्वों को निर्वहन हेतु सजग कर दिया गया था। तो महाराणा प्रताप ने एक पूर्ण रणनीति बना करके युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ। अब क्या होता है देखिए, इधर कौन तैयारी कर रहा है युद्ध के लिए? महाराणा प्रताप। एक तरफ महाराणा प्रताप जो हैं वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ कौन कर रहा है? अकबर। अकबर क्या करता है युद्ध की तैयारी करने के लिए? युद्ध की तैयारी करने के लिए वो दिल्ली से कहाँ आता है? वो दिल्ली से कहाँ आता है भाई साहब? अजमेर आता है। युद्ध की तैयारी करने के लिए अजमेर आता है और अजमेर में मानसिंह को युद्ध के लिए तैयार करता है। तो मानसिंह को हल्दीघाटी युद्ध में भेजने की तैयारी करता है कि मानसिंह कहाँ जाएगा? युद्ध करने के लिए जाएगा, सेना का लीडर बनेगा और महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये बहुत फेमस है और आपको याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है देखिए, अकबर ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए मानसिंह के सेनापतित्व में विशाल मुगल सेना भेजी। यानी मानसिंह को सेनापति बनाया और मानसिंह को कहाँ भेजा है? युद्ध के लिए भेजा है। इसमें सेना नायक कौन था? इनका सेना नायक जो था वो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। याद रखना, मीर बख्शी था। इनका कौन था? मीर बख्शी। मीर बख्शी ये इनका सेनापति था, यानी सेना नायक था। एक था आशफ खां, फिर था बख्शी गाफी खां ये भी था, और था एक शाह गाफी खां। एक था मुजाहिद। कौन था? मुजाहिद। राजा जगन्नाथ। ये तो कौन थे भाई? राजा जगन्नाथ आपको पता ही है, जयपुर के थे, कछुआ घराने के थे। आदि जो हैं वो अकबर की सेना में थे। तो अकबर की सेना में आपको मैंने बताया मीर बख्शी, आसफ खां, बख्शी गाफी खां, शाह गाफी खां, मुजाहिद खां, राजा जगन्नाथ, कछुआ आदि सारे तो किसके अधीन थे? मानसिंह के अधीन थे, यानी अकबर के अधीन थे। मानसिंह जो है ना वो अजमेर से रवाना होता है
अजमेर से रवाना होता है। अजमेर से वो खमनोर पहुंचता है। खमनोर कहाँ पड़ता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो खमनोर आपका राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पर, राजसमंद। खमनोर पड़ता है राजसमंद में। खमनोर आता है। और दूसरी ओर महाराणा प्रताप जो हैं वो भी हल्दी घाटी युद्ध जो है ना सरदारों के साथ, महाराणा प्रताप जो हैं सरदारों के साथ कहाँ आता है, गोगुंदा आता है। कहाँ आता है, गोगुंदा आता है। फिर 18 जून, तारीख याद रखना, 18 जून 1576, ये तारीख याद रखना। इनमें 18 जून 1576 को युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। और इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में देखें, ये भी याद रखने वाली बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। तो मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा जाता है, हल्दी घाटी युद्ध को। और ये कहाँ किसने था, तो कर्नल टोड, याद रखना। कर्नल टोड ने इस युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। दूसरा याद रखना, अबुल फजल ने क्या कहा था, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल, याद रखना। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। इसके अलावा गोगुंदा का युद्ध भी किसी ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बताओ किसने कहा था भाई, गोगुंदा का युद्ध। तो गोगुंदा का युद्ध कहने वाला था बदायूनी। किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। इस प्रकार ये युद्ध जो है ना, हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने से लेकर खमनोर के गांव के मध्य के क्षेत्र तक लड़ा गया था। तो बड़े क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य घमासान युद्ध होता है। राणा प्रताप की सेना प्रतिशोध की ज्वाला से शत्रु सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी थी। मेवाड़ी सेना के इस भीषण पार को मुगल सेना झेल नहीं सकी और उसकी अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई थी। प्रताप का जोश बढ़ा। भीलों के वार से मुगल सेना पीछे भागने की ओर विवश हो गई। तत्पश्चात मेवाड़ी सरदारों में पीछे भागती सेना को छोड़ा नहीं, मुगल सेना के केंद्रीय भाग पर टूट पड़ी। मुगल सेना में आतंक छा गया था। प्राण रक्षा के लिए लगभग 10-12 मील तक, कितने मील तक भाई याद रखना, 10 से 12 मील तक पीछे मुड़कर भागती गई तथा बनास नदी के तट पर जाकर रुकी थी। इस प्रकार युद्ध के प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो युद्ध का जो प्रथम चरण है उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो प्रथम चरण में किसकी विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी प्रथम चरण में। अब क्या होता है कि दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में युद्ध से भागे हुए सैनिकों को जोश दिलाने के लिए एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागा और आया और बोला, बादशाह सलामत से हम आ पहुँचे हैं। युद्ध के मैदान में ही एक सेनापति ने आवाज़ लगाई कि बादशाह जो हैं वो खुद आ रहे हैं। कहाँ पर, युद्ध के मैदान में। और सेना में जोश आ जाता है। भागते सैनिक वापस मुड़कर मेवाड़ी सैनिकों से लड़ने लगे। दोनों में घमासान युद्ध होता है और दोनों पक्षों के सैनिकों ने जी जान से युद्ध किया। राणा प्रताप और मानसिंह का भी आमना सामना हो गया। मानसिंह सौभाग्य से बच गया। जैसे ही मुगल सेना पुनः संगठित हो उसके पूर्व ही प्रताप ने अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ों की ओर रवाना कर दिया। मुगल सेना को वहीं व्यस्त रखने के लिए अपने सामंत एक था याद रखना इसको, जालाबीदा को कुछ सेना के साथ युद्ध भूमि में रखा। जालाबीदा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। परंतु मुगल सेना में, जैसा कि बदायूनी ने लिखा था कि प्रताप का पीछा करने का न तो साहस था और न ही शक्ति।
उसी के अनुसार मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाए न बैठी हो, अतः प्रताप का पीछा करने की बजाय गोगुंदा की ओर जाना चाहिए, जहाँ मुगल सेना को भीलों ने बहुत अधिक परेशान किया। उनकी रसद सामग्री को भी लूट कर ले गए थे। तो भील सेना ने उनको खूब परेशान किया था। अब झालाविदा ने क्या किया? झालाविदा ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो वेशभूषा थी, जो मुकुट धारण है, वो ग्रहण कर लिया और खुद महाराणा प्रताप बनकर युद्ध में लड़ा। और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से पहाड़ों की ओर भेज दिया गया, ताकि अगर राजा हैं तो युद्ध और होते जाएंगे। तो झालाविदा इस तरह युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये युद्ध जो है ना, वो अनिर्णायक है। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकलता है। राजस्थानी एक स्रोत है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। क्या नाम है? राज प्रशस्ति। याद रखना, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति एक है राजविलास। ये दोनों ग्रंथ इसकी जानकारी देते हैं। ये स्पष्ट रूप से राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते कहते हैं कि राज प्रशस्ति और राजविलास कहते हैं कि राणा प्रताप की विजय हुई थी। एक फारसी इतिहासकार मुगलों की विजय का उल्लेख करते हैं। वास्तविकता यह है कि अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। वह अभिलाषा उसकी कभी पूर्ण नहीं हुई और उसने इस युद्ध इसलिए किया था कि वह राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में देखना चाहता था। यह अभिलाषा जी उसकी पूर्ण नहीं हुई। बदायूं का यह कथन था, मानसिंह की अकबर द्वारा दरबार में उपस्थिति की मनाही व अन्य घटनाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा था। उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। यानी कुल अगर कह दिया जाए तो महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर क्या रहे थे? विजय रहे थे। विजय किसकी हुई? फिर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। मुगल सेना में एक संकट पैदा हो गया था। वो संकट कैसे कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना में जो है ना, वो गोगुंदा पहुंच गई और सैनिक पूर्णतया थक गए थे। किसके सैनिक? मुगलों के सैनिक थक गए थे और थकने के कारण प्रताप और उसके सैनिकों का भय भी सता रहे थे। यानी राणा प्रताप और उसके सैनिकों का जो भय है ना, वो मुगलों को खूब सता रहा था। उसकी रसद सामग्री भीलों ने लूट ली थी और रसद सामग्री प्राप्त नहीं होने से वो भूखे भी मर रहे थे। राणा प्रताप ने पुख्ता कर दी थी कि इनको व्यवस्था नहीं देनी है। भयभीत, आतंकित, रसद की अभाव के कारण मुगल सेना की बड़ी दुर्दशा हो गई थी। ऐसी स्थिति में राणा के छापामार सैनिक दस्ते, यानी छापामार युद्ध हो रहा था। ये कैसा युद्ध था? छापामार। तो छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। युद्ध पद्धति अपनाई थी किसने? महाराणा प्रताप ने। और मुगल सेना पर धावे मारने लगे थे, बार बार उनको खूब परेशान किया। ये मुगल सेना भीलों से लुकती छिपती लड़ती भिड़ती अजमेर जाके पहुंच गई। कैसे भी करके अपनी जान बचा करके वो कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। अब इस युद्ध का क्या महत्व है? अगर हम बात करें कि हल्दीघाटी युद्ध का क्या महत्व है, महत्व क्या, इम्पोर्टेंस क्या है हल्दीघाटी युद्ध का, तो इस युद्ध में राणा प्रताप का क्या रहा? पलड़ा भारी रहा। एक तो बात आपको याद रखना, राणा प्रताप का जो है ना पलड़ा क्या रहता है? प्रताप का पलड़ा भारी रहता है। यानी राणा प्रताप की विजय हुई। ये युद्ध साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। राणा प्रताप ने न तो अकबर को कोई चुनौती दी और न ही उस पर आक्रमण किया था, बल्कि अकबर ने उस पर अपनी सर्वोच्चता आरोपित करने के लिए युद्ध छेड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रताप द्वारा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया था। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध से उसकी कीर्ति उज्जवल हो गई थी। किसकी कीर्ति? प्रताप की कीर्ति जो है ना उज्जवल हो गई थी। और हल्दीघाटी का क्षेत्र जो है वो स्वाधीनता प्रेमियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। कौन सा? हल्दीघाटी का स्थान। अब क्या होता है? अब जैसे ही हल्दीघाटी का युद्ध खत्म हो जाता है तो हल्दीघाटी के बाद राणा प्रताप जो है वो कोमलगढ़ को अपना केंद्र बनाता है। किसको? कोमलगढ़।
कोमलगढ़ को अपना केंद्र बनाता है। कोमलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? ये राजसमंद। कोमलगढ़ को अपना केंद्र बनाता है और अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लेता है। उसने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर ने राजा भगवंत दास, मान सिंह, कुतुबुद्दीन खां के सेना को सहित गोगुंदा भेजा। स्वयं भी सेना सहित गोगुंदा पहुंचा। मुगल सेना के पहुंचने पर राणा प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। जैसे ही मुगल की सेना आती थी वो पहाड़ियों में चला जाता था। अकबर ने राणा का पता लगाने का खूब प्रयास किया और कई दिनों तक मोही गांव के आसपास भी डेरा डाला था। याद रखना, आपको एक गांव का नाम है मोही। तो मोही गांव के आसपास भी डेरा डाल रखा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अतः वहाँ से उसको खाली हाथ लौटना पड़ा था। खाली हाथ जाना पड़ा उसको। कहाँ पर? कि भाई तेरे यहाँ ये प्रताप आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो इनको खूब तड़पाया, महाराणा प्रताप ने खूब तड़पाया, लेकिन कभी महाराणा प्रताप है ना, इनके हाथ नहीं लगा। उनको अटैक करता रहा, बार बार पहाड़ी इलाकों से वनवासी लोगों के साथ, भीलों के साथ में मिल करके युद्ध लड़ता रहा और विजय बनाया। उन्होंने अपनी विजय बनाई रखी, कभी उनके निंदा स्वीकार नहीं की थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो हैं बहुत ही महान वीर पुरुष था। ये बहुत ही महान वीर पुरुष माना जाता है। महाराणा प्रताप को अगर हम कहें कि महाराणा प्रताप जो हैं इस तरह का स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप युद्ध लड़ता है। कोमलगढ़ के युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 से 1580, 1578 से 1580 के ईस्वी माना जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, अकबर के गोगुंदा से लौट आने के बाद राणा ने मुगल सेना नायक मुजाहिद बैग को मारकर पुनः गोगुंदा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। गोगुंदा पर क्या कर लिया? गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। अकबर ने क्रुद्ध होकर 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। शाहबाज खां किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में क्या भेजी? एक सेना भेजी और ये सेना राणा की राजधानी कुंभलगढ़ पर क्या करना चाहती थी? अधिकार करना चाहती थी। कुंभलगढ़ पर क्या करना चाहती थी? अधिकार करना चाहती थी। कुंभलगढ़ पर अधिकार करना चाहती थी, इसलिए उसने कुंभलगढ़ की तलहटी में स्थित केलवाड़ा कस्बे पर अधिकार किया। केलवाड़ा तहसील पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। केलवाड़ा तहसील पर क्या किया इसने? अधिकार जमा लिया। अब क्या होता है? उसके बाद में कुंभलगढ़ पर धावे मारना शुरू कर दिया। मुगल सेना ने एक क्रमिक रूप से देखा जाए तो 4 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुगल सेना ने जो है ना 4 बार आक्रमण किया था। 4 बार क्रमिक रूप से 4 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ के दुर्ग पर मुगलों ने, लेकिन वह हर बार उसे राणा की सेना में भारी शिकस्त मिली। हर बार जो है ना राणा की सेना से उसको क्या मिली? हार मिली। राणा ने फिर पहाड़ों की ओर गमन कर लिया। वो बार बार पहाड़ों की ओर जाता था। 3 अप्रैल 1578 में ये याद रखना, 3 अप्रैल 1578 में 78 में मुगलों का जो है ना वो इस पे क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। फिर भी
प्रताप यहाँ से सकुशल दुर्ग से निकलने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। यानी सफलता से दुर्ग से निकल जाता है। यानी दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का, लेकिन सफलता से सुरक्षित तरीके से प्रताप यहाँ से निकलने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। शाहबाज खां राणा प्रताप की खोज में गोगुंदा, उदयपुर, चावन पर अधिकार करता हुआ भटकता रहा, लेकिन राणा का पता नहीं लगा सका। राणा 56 के पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र बनाकर मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करके चुनौती देता रहा। मई 1578 में शाहबाज खां वापस लौट गया। अब ये मई 1578 में वो वापस लौट जाता है। उसके बाद में उसके लौटते ही राणा प्रताप ने गोगुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण जो चौकियाँ थी वो फिर वापस अपने अधिकार में कर लेता है। जैसे ही शाहबाज खां जाता है फिर से वो अपना क्षेत्र वापस ले लेता है, वापस जीत लेता है। इस तरह से वो पकड़ में आता ही नहीं। शाहबाज खां राणा प्रताप की खोज में गोगुंदा, उदयपुर, चावन खूब अधिकार करता जाता है। पहले देखो कोमलगढ़ पे अधिकार कर लिया, कोमलगढ़ पर मुगलों ने अधिकार कर लिया, फिर चावन पे अधिकार कर लिया, फिर आपके अगर देखा जाए तो उदयपुर, गोगुंदा, इन सब पे अधिकार कर लेता है शाहबाज खां, लेकिन महाराणा प्रताप इनके कब्जे में नहीं आता है। तो वो परेशान होकर 1578 में वापस लौट जाता है, मई 1578 में। तो जैसे ही वो जाता है तो वापस उनकी जो जीते गए थे शाहबाज खां के द्वारा वो वापस क्षेत्र महाराणा प्रताप ले लेता है। 15 दिसंबर 1578 में अकबर ने पुनः राणा को दंडित करने के लिए शाहबाज खां को भेजा। वापस किसको भेजता है, शाहबाज खां को वापस भेजता है। वापस शाहबाज खां 4 बार तो लगातार आक्रमण करता है, फिर एक बार और भेजता है शाहबाज खां को 15 दिसंबर 1578 में। उसके आते ही राणा फिर पहाड़ों की ओर चला जाता है। शाहबाज खां ने महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर किया, उनकी सैनिक चौकियों को स्थापित कर दिया। इस बार भी उसको कोई सफलता नहीं मिली। अप्रैल 1579 ईस्वी को वो वापस लौट जाता है। और वापस कब जाता है, वो वापस चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। वो है आपका 1579 में, यानी अप्रैल 1579 में वापस शाहबाज खां वहाँ से लौट जाता है। उसके लौटते ही राणा फिर सक्रिय हो जाता है और फिर वापस जीते उसके कब्जे कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है मुगलों के द्वारा जीती गई सैनिक चौकियों को। अकबर ने अब तीसरी बार शाहबाज खां को पुनः भेजा, 3 बार भेजा, वापस पुनः भेजा तीसरी बार। तो तीसरी बार भी कौन आया, शाहबाज खां को वापस भेजा कि जाओ भाई वापस आक्रमण करो, अकबर प्रताप को पकड़ के लेके आओ। लेकिन अब क्या होता है, जब इसे कोई सफलता नहीं मिली तो अकबर ने मई 1580 ईस्वी में उसे वापस बुला दिया। तो अंतिम बार जो है ना मई 1580 में वापस शाहबाज खां को वापस अकबर बुला देता है। 1580 के अंत में अकबर ने राणा के विरुद्ध भेजा था अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। अंत में भेजा था शाहबाज खां के बाद में, आपको याद रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना को अंतिम बार भेजते हैं और अंतिम बार भेजा जाता है। और कहाँ पर भेजा जाता है इसको, मेवाड़ भेजा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में अपने परिवार को ठहरा दिया और मेवाड़ पर धावा बोला। राणा प्रताप के पुत्र थे उस समय, आपको पता है, अमर सिंह जी। कौन थे, अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह जी ने शेरपुर पर आक्रमण करके सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार, जिसमें उसकी बेगमें भी थी, उसको क्या बना दिया, इसने बंदी बना दिया। उनकी बेगमों को भी क्या कर दिया, उसने बंदी बना दिया।
और फिर क्या किया, महाराणा प्रताप को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अमर सिंह को खानखाना के परिवार के सदस्य को तत्काल सम्मान सहित वापस पहुंचाने का आदेश दिया। राणा का ये कदम नैतिकता के जगत में उसे बहुत ऊंचा उठा देता है। खानखाना को मेवाड़ के इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। तो इस प्रकार से अब्दुल रहीम खानखाना भी यहाँ आता है, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिलती है। तो देखिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जिसमें मैंने बताया था आपको JMBT का मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये असफल हो जाते हैं। फिर शाहबाज खां को भेजते हैं। शाहबाज खां जो हैं वो 3 बार यहाँ पर आते हैं और तीनों बार असफल हो जाते हैं। फिर अंतिम रूप से अकबर ने भेजा था किसको, अब्दुल रहीम खानखाना। किसको भेजा था, अब्दुल रहीम खानखाना को भेजते हैं और अब्दुल रहीम खानखाना को भेजते हैं, लेकिन ये भी असफल होते हैं, ये भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं और क्या होता है, दिवेर का युद्ध। अब दिवेर के युद्ध की बात करते हैं। दिवेर का युद्ध। तो ये दिवेर का युद्ध कब होता है, 1582 में। 1582 में, याद रखना, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। मुगल सेना की मेवाड़ में निरंतर आक्रमण करने उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने से निराशा घर कर गई। आगामी लगभग 2 वर्ष तक मेवाड़ की ओर झांक भी नहीं सके। इधर राणा प्रताप अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संगठित करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। 1582 ईस्वी में प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के क्षेत्र में मुगल चौकियों और थानों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी। तो ये हुआ। अब क्या होता है, अकबर ने मेवाड़ स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनियाँ स्थापित की थी, जिनमें सेना नायक एवं सैनिक तैनात किए गए थे। ये थाने थे, ऐसे 4 थाने थे। एक तो था डूंगरपुर की घाटियों में देवल, एक तो था देवल। ये देवल जो था ना, वो डूंगरपुर की घाटियों में था। कहाँ पर, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर की घाटियों में देवल था। उसके बाद में उदयपुर में था एक देबारी, ये भी उदयपुर में देबारी ही था। और पाली में था देसूरी। पाली में कौन सा था, देसूरी। पाली में था आपका देसूरी। और आपके अगर देखा जाए अजमेर में था दिवेर। ये 4 स्थान मैंने बताए। देखो ऐसे थे। अकबर ने जो मेवाड़ में स्थित महत्वपूर्ण घाटों में जो सैनिक छावनियाँ स्थापित की थी, जिनमें सेना नायक व सैनिक तैनात किए गए थे, इनमें 4 थाने अकबर के थे। देखो नंबर 1 तो मैंने अभी बताया आपका देवल, और देवल कहाँ पड़ता था, डूंगरपुर में। देवल कहाँ पड़ता था, डूंगरपुर में। एक तो याद रखना देवल पड़ता था डूंगरपुर में। दूसरा पड़ता था आपका देबारी पड़ता था आपके उदयपुर में। तीसरा पड़ता था देसूरी पड़ता था आपके पाली में। और चौथा पड़ता था आपके जो था दिवेर, और दिवेर पड़ता था अजमेर में। ये 4 थाने स्थापित किए थे किसने, अकबर ने। अब क्या होता है कि दिवेर जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये अजमेर के मार्ग पर स्थित था। इससे मुगल सेना को मेवाड़ क्षेत्र में किए जाने वाले अभियानों में इसको क्या मिली थी, सुरक्षा। इस थाने को मुगलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व भी था, इसलिए अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को क्या किया था, तैनात किया हुआ था। यानी दिवेर कहाँ पड़ता था, दिवेर याद रखना अजमेर में। और अजमेर में इस थाने में सुल्तान खां तैनात किया हुआ था। और सुल्तान खां कौन था, अकबर का काका था, जिसको यहाँ पर तैनात किया गया था। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1582 के अंदर मेवाड़ के सरदारों भील वीरों ने दिवेर को घेर लिया था। सुल्तान खां ने आसपास की छावनियों और थानों के सेनानायकों को भी सेना सहित बुला लिया था। एक तरफ हाथी पर सुल्तान खां, उसके सेनानायक, दूसरी तरफ राणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह। देखो इस युद्ध के अंदर जो दिवेर के है ना, एक तो अमर सिंह भी थे, प्रताप भी थे, प्रताप से अमर सिंह जी भी थे, और भामाशाह भी थे, और भामाशाह ये थे इस युद्ध की महाराणा प्रताप की ओर से।
तो यहाँ पर देखिए राणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह जी और भामाशाह, इन तीनों के साथ में राजपूत भी थे और भीलों के सैनिक भी थे। और भीष्म संग्राम हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था। भीलों ने सुल्तान खां की सेना को होश उड़ा दिए थे। सोलंकी एक परियार था जिस सुल्तान खां को अपनी तलवार से घाव दिए, उसके हाथी को घायल कर दिया था। राणा ने पलक झपकते ही हाथी के कुंभ स्थल पर भाले से वार कर उसे धराशायी कर दिया था। अतः अमर सिंह, जो इस युद्ध में अद्भुत कौशल और शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, ने अपनी भाले को प्रहार पूर्वक सुल्तान खां को शरीर में पार कर दिया। मुगल सेना की कमर टूट गई, सेना में भगदड़ मच गई, राणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। तो इस युद्ध के अंदर देखा जाए, अमर सिंह जी जो थे, अमर सिंह जी ने क्या किया, सुल्तान खां को मार दिया था। यानी सुल्तान खां को भाला फेंका तो उसके शरीर में घुस गया था भाला। और इस युद्ध के अंदर जो है वो महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। प्रताप विजय हो गए, इसमें प्रताप क्या हो गए बेटा, विजय हो गए थे। तो प्रताप की विजय हो गई। अब देखिए आगे होता क्या है। अब इसमें देखा जाए तो विजय किसकी हो गई है, आपको पता ही है। सुल्तान खां को के शरीर में तो भाला फेंक दिया, घोष दिया था, किसने, प्रहार कर दिया था अमर सिंह जी ने। तो मुगल सेना की कमर टूट गई। इससे निर्णायक विजय किसकी हो गई, राणा प्रताप की। और अनेक चौकियों पर जो तैनात मुगल सेना भी थी, उनको सुरक्षित स्थान को भागने लगी। राणा प्रताप की सेना जब कुंभलगढ़ की ओर गई तो वहाँ पर दुर्ग में तैनात जो मुगल सेना वो भी वहाँ से भागी। और राणा कुंभल ने कुंभलगढ़ पर तो दक्षिण में जावर और 56 क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार, चावन पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाई। अब यहाँ पर देखिए, चावन को क्या बना दी इसने, अपनी राजधानी बना दी। किसने, राणा प्रताप ने। ये भी आपको याद रखना है, राजधानी बना दी इसने। और यहाँ पर एक याद रखना है, यहाँ पर प्रताप ने चामुंडा माता का क्या बनाया था, चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया था। चामुंडा माता, तो चामुंडा माता का मंदिर किसने बनाया, चामुंडा माता का मंदिर जो है वो बनाने वाला कौन था, महाराणा प्रताप, तो जो चामुंडा में बनाया था। अकबर को जब प्रताप की इन गतिविधियों की खबर मिली ना, तो उसने क्या किया कि जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ भेजा था। जब इसको पता लगा कि दिवेर का युद्ध कौन जीत गया, प्रताप, तो जगन्नाथ कछवा को क्या कर देते हैं, जगन्नाथ कछवा को क्या कर देते हैं, वो यहाँ भेज देता है, जगन्नाथ कछवा को यहाँ भेज देता है। और मुगल सेना के आते ही राणा पुनः पर्वतराज की शरण में चला जाता है। जगन्नाथ भी वापस लौट गया। 1585 के बाद अकबर ने राणा की ओर निराश होकर कोई आस नहीं रखी। यानी 1582 में देखा जाए तो पूरी तरह से थक गया था। कौन, अकबर पूरी तरह से थक गया था कि उसने फिर अब उधर देखने नहीं रहा, उसको कोई आस नहीं लगी कि अब उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसके बाद में कोई अभियान नहीं किया। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1500 देखिए 1585 के बाद में अकबर जो है मेवाड़ की ओर नहीं देखता है, वो आस छोड़ देता है पूरी तरह से, कोई अभियान नहीं करता है। 1585 के बाद कोई अभियान नहीं करता है। राणा ने भी जीवन के अंतिम 12 वर्ष में आक्रामक नीति अपनाकर एक के बाद एक मेवाड़ में स्थित जो मुगल थानों को हटाते हुए, यहाँ तक कि अपने पिता के काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों के पास गए हुए स्थानों को लेने में क्या रहा था, वो सफल हो गया। अब देखिए क्या होता है, इस बीच प्रताप एक दिन अपनी राजधानी, इनकी राजधानी तो आपको मैंने बता दी, प्रताप की राजधानी कौन सी थी, चामुंडा राजधानी थी। यहाँ पर क्या करता था, धनुष की प्रशंसा कर रहा था, धनुष सीख रहा था, धनुष चलाना सीख रहा था। कौन, महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी धनुष चलाना सीख रहे थे। तो उसी समय क्या होता है, ये तभी प्रशंसा की टूट जाती है, और टूट जाने के कारण वो घायल हो जाता है। और घायल होने के कारण क्या हो जाता है, 19 जनवरी 1597 को उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। फिर 19 जनवरी 1597 को देहांत हो जाता है। ऐसे महान वीर पुरुष का देहांत जो है वो 19 जनवरी 1597 में हो जाता है। तो ये थे एक महान वीर पुरुष। तो इस महान वीर पुरुष को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कब हुआ था, 9 मई
1540 में। कब हुआ था? 9 मई 1540 में। और मृत्यु कब हो जाती है आपको याद रखनी, 19 जनवरी 1597 में। 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा देखा जाए तो इनका जो कितने साल तक ये शासन करते रहे, 1597 माइनस 1540 कर लेंगे तो ये कितने साल रहे? 7 और 5 57 साल। यानी महाराणा प्रताप जो है ना, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 57 साल के थे। 57 साल की उम्र में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाते हैं। तो इतने अब अगर इनके शासन की बात करें तो ये जो गद्दी पर बैठे थे, तो ये गद्दी पर कब बैठे थे? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, और 1572 में और 1540 में इनका जन्म हुआ, और 1597 में इनकी क्या हुई? डेथ हुई। तो ये शासन कितने साल करते हैं? तो देखिए 1597 में इनकी मृत्यु होती है, 1572 में ये गद्दी पर बैठते हैं। तो कितने साल जिंदा रही हैं? 7 और 6, तो इधर हो गए 5, और ये देख लो 8 और 9 2, यानी 25 साल। 25 साल क्या रहते हैं? 25 साल तक ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी 25 साल इन्होंने राज किया, ऐसे महान वीर पुरुष ने। अब और इस महान वीर पुरुष के बारे में अगर देखो तो इनके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर ओझा ने लिखा था कि स्मरणीय प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूतान के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। वह स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय तथा कवि था। इस प्रकार इन महान पुरुष का देहांत जो है 19 जनवरी 1597 को हो जाता है। तो ये था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया है। तो आपको मोटा मोटी बात आपको याद रखनी है कि एक तो इसका श्रेष्ठ मंडल याद रखना है, श्रेष्ठ मंडल, और एक आपको याद रखना है शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? शाहबाज खां को 3 बार भेजा था, और 4 बार कोमलगढ़ पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। उसके बाद में आपको याद रखना अंतिम बार किसको भेजा था? तो अब्दुल रहीम खान खाना को अंतिम बार उसने भेजा था। फिर याद रखना दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। 1582 में कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का। और दिवेर कहाँ पड़ता है? आपके अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, ये याद रखना है। और 1582 में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजय कौन होता है? आपका महाराणा प्रताप विजय होता है, जिसमें अमर सिंह जी भी होते हैं, और भामाशाह और राजपूत, और इसके साथ में ही भीलों की सेना भी इसके साथ में रहती है। अंतिम बार जो राणा अकबर ने जो आँच छोड़ी थी 1585 में, यानी 1585 के बाद में कोई युद्ध नहीं किया था, कोई अभियान नहीं किया था अकबर ने महाराणा प्रताप पर। फिर उसने अपनी राजधानी क्या बना दी थी? चामुंड को अपनी राजधानी बना दी थी, और यहाँ पर ही माता चामुंडा का क्या बनाया था? इसने मंदिर बनाया था। ये बातें आपको याद रखनी है। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।